हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक हम कर रहे थे उसके लास्ट लेक्चर में इंस्टीट्यूट का जो मैथ है ना, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31 दिसंबर 2019 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchase are as follows। तो एक फर्म का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल लो, इन दोनों का फिगर दिया हुआ है। ये देखो, ये टोटल फिगर है यहाँ पर, ठीक है, ये और इस फिगर का जो ईयर वाइज परचेज का जो ब्रेकअप है, यानी कि इस जो मशीन का जो टोटल है आपका कॉस्ट में 30 लाख, इसमें कौन से साल हमने कितने का खरीदा था वो ब्रेकअप दिया हुआ है, और इन मशीन्स पे ये जो कॉस्ट पे है इन पे कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये भी ब्रेकअप हमको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर देखो, ये रेट जो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का ये कितना है, 10% पर एनम ऑन कॉस्ट बोला है, मतलब यहाँ पर हमको SLM यहाँ लिख लेता हूँ, 10% पर एनम SLM पे डेप्रिसिएशन जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेजेस, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट ऑकर्ड ऑन 30th जून इन द रिलेवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट ऑन विच दीज इवेंट्स ऑकर्ड। तो क्या कह रहा है कि कंपनी का जो पॉलिसी है ना वो क्या है, कंपनी का पॉलिसी कुछ ऐसा है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर के बीच में, ठीक है, अगर आप कोई परचेज करते हो, सेल करते हो प्लांट एंड मशीनरी का, तो उस केस में आप हमेशा ये मान के चलोगे कि ये परचेज या सेल जो हुई है वो 30 जून को हुई है। ठीक है ना, ऐसा बोल दिया है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के पर्पस से हम ये मानेंगे कि 30 जून को हुई है। एक्चुअल डेट जिस भी डेट में परचेज या सेल हुई है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देना है। तो जिस भी साल कोई भी प्लांट हमारा परचेज हो रहा है ना, उस साल भी उस पर 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 30 जून जो है वो साल का मिडिल डेट होता है। ठीक है ना, एक साल अगर साल है हमारा पूरा, तो 30 जून क्या है, मिडिल डेट है। ठीक है ना, कैलेंडर ईयर के बारे में बात करें हम, देखो यहाँ पर 2002-8 ऐसे लिखा है, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का इन लोगों का अकाउंटिंग ईयर है, तो 30 जून मिडिल डेट है। तो जो भी मशीनरी जिस भी साल में परचेज हुई होगी उस साल उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा होगा, और जिस महीने सेल होगी, जिस साल सेल होगी उसमें भी उस पर 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, अब देखो 2019 में क्या क्या हुआ ये हमको देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 2019 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अब क्या है, एक परचेज हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का 15 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड। तो यहाँ पर देखो 2008 में हमने 3 लाख का प्लांट खरीदा था। ठीक है, और उस पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी 3 लाख लग चुका है टोटल, यानी कि ये प्लांट जो है इसका कॉस्ट फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है। अब इसमें से एक 1,70,000 का कोई प्लांट है जिसको हमने स्क्रैप कर दिया। ठीक है ना, स्क्रैप कर दिया मतलब फेंक दिया, खराब हो गया, उसको फेंक दिया, अपने बिजनेस से उसको निकाल दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। तो 2019 में क्या हुआ कि 2009 का जो ये लॉट आपको दिख रहा है ना 10 लाख का, इसमें एक प्लांट है 90,000 का। कितने का? 90,000 का। यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, 90,000 का। ठीक है, और ये क्या हो गया, 5,000 रुपये में सेल हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2010 फॉर 2,40,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,000। तो एक प्लांट है जिसको हमने 2010 में, देखो 2010 का ये जो लॉट है ये क्या है, 7 लाख का। ठीक है ना, इसमें एक 2,40,000 का प्लांट है जिसको हमने 15,000 में बेचा है 2019 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक गलती है जिसको मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर 2019 में बोला है कि ये सारे परचेज सेल हुए हैं। ठीक है ना, 15 लाख की मशीनरी परचेज हुई है, फिर ये 3 सेल्स हुए हैं, पर यहाँ पर जो आपको फिगर्स दिए हुए हैं इसमें देखो 2019 में जो परचेज हुआ है ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं। ठीक है ना, 2019 का कोई भी इंफॉर्मेशन इन बैलेंसेस में जो है इंक्लूड नहीं किया हुआ है, पर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये जो बैलेंसेस हैं ये कब के हैं, 31 दिसंबर 2019 के। तो क्वेश्चन में ना ये चीज़ गलत लिखी हुई है। यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर ये होगा 2018। ठीक है ना,
ये बैलेंसेस हमारे कब तक के हैं, देखो 2018 लास्ट साल है, 31 दिसंबर 2018 के एंड का, या आप बोल सकते हो कि 1 जनवरी 2019 का ओपनिंग बैलेंस जो है ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2019 नहीं होगा, ये 2018 होगा, ठीक है। इतना ही मेरे को क्लैरिफाई करना था। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू, हमको क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये पार्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना इतना पढ़ के ही आप अकाउंट वगैरह बनाना चालू कर दोगे, बाद में आप देखोगे कि जर्नल एंट्री मांग रहे हैं। तो क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। अब देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो हमको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है ना उसको कैलकुलेट करना है फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो यहां पर जो बैलेंस हमारे पास दी हुई है, ये वाली बैलेंस 21,35,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2019 का, या आप बोल सकते हो 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ऐसे ही हमको 2019 का क्लोजिंग बैलेंस इसका निकालना है, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, in calculating this provision you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as a completely separate item in the profit and loss account। तो ये प्रोविजन कैलकुलेट करते समय हमको ये बात ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि कंपनी की ये पॉलिसी है कि हमारे प्लांट में, प्लांट का जो भी सेल या डिस्पोजल हो रहा है, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ सेपरेट आइटम हमको शो करना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग वैसे भी जनरली लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट का एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ से लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली एक सेपरेट आइटम के हिसाब से ही पीएल अकाउंट में जाता है। तो इस पॉइंट को लेकर घबराने की बात कुछ नहीं है, हम लोग जो नॉर्मल करते हैं उसमें भी एज अ सेपरेट आइटम ही दिखता है पीएल में। तो ये थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसा लिख दिया है, ठीक है। इस लाइन की उतनी ज़्यादा कोई रेलेवेंस है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग जैसे करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होगी जो, या प्रॉफिट जो होगी ऑन सेल या डिस्पोजल ऑफ प्लांट, वो एक सेपरेट आइटम के हिसाब से ही अपीयर होगा, ठीक है। और क्या बोला है हम लोगों को, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट तो कैलकुलेट करने बोला है, और क्या बोला है, लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो कौन कौन सा लेजर अकाउंट और किस साल का, सिर्फ 2019 का लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन प्रोविजन, और तीसरा सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो 3 अकाउंट बनाना है। अब देखो ये जो यहाँ पर फिगर्स दी हुई हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ जस्ट थोड़ा सा नोटिस कराना चाहता हूँ, ये है कि ये 2002 वाला ब्लॉक जो है, इसको देखो एक बार। 2002 वाला जो ब्लॉक है इसका कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपए इसका कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन इस पर 2 लाख लग चुका, मतलब इसका बुक वैल्यू आज के डेट में क्या है, 2018 का जो एंड डेट का बैलेंसेस है ये, बुक वैल्यू तो इस एसेट की 0 है, क्योंकि पूरा कॉस्ट जो है हमारा वो फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका। 2008 वाला लॉट भी देखो, 2008 वाले लॉट में 3 लाख हमारा कॉस्ट है और 3 लाख उस पर डिप्रिशिएशन लग चुका, तो इसकी भी बुक वैल्यू 0 है, ठीक है। 2009 वाले में क्या है, 10 लाख रुपए कॉस्ट है और 9,50,000 जो है डिप्रिसिएशन लग चुका, और बाकी सब में जो है पूरा कॉस्ट डिप्रिशिएट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट इसका डिप्रिशिएट हुआ है। अब 2000 यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मैंने लिखना भूल गया था, 3 लाख वाले ब्लॉक में से जो 2008 का जो 3 लाख वाला ब्लॉक है, 3 लाख वाला जो एसेट है, प्लांट है, उसमें से 1,70,000 का एक आइटम 2019 में हमने स्क्रैप कर दिया। 2009 वाले में से 90,000 का आइटम एक हमने बेचा है, कितने में बेचा है उसको, 5,000 में बेचा है, 5,000 में, ठीक है। और ये जो 2010 वाला पूरा हमारा ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो हमने खरीदा था 2010 में, उसमें से 2,40,000 का एक आइटम हमारा 15,000 में बिका है। अब हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत सारी, और अकाउंट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो सेल्स हुई है ना तीनों, इनका प्रॉफिट या लॉस हमको निकालना है। और एक चीज़ देखो, ये जो 2019 में सेल होगी, सबसे पहले ये जो 3 एसेट्स जो आपको सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 3 प्लांट आपका बिका है 2019 में, इन प्लांट्स की ना कॉस्ट दी हुई है, देखो 90,000, 2,40,000 और 1,70,000, पर इस पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना है वो भी हमको जानना ज़रूरी है, तभी जाके हम तभी जाके हम प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना घुसा हुआ है अप टू द एंड ऑफ 2018, ठीक है ना। यहाँ पर जो 3 लाख एसेट का कॉस्ट है, ओके, उसमें 3 लाख डेप्रिसिएशन लग चुका, मतलब ये जो 1,70,000 का हमारा एसेट है उस पर पूरा 1,70,000 डिप्रिशिएट हो गया होगा। तो ऐसे करके हमको हर एसेट की डिप्रिसिएशन जो है निकालनी पड़ेगी। ये जो तीनों बिका है
इन फिगर्स में इसके रिस्पेक्ट में कितना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन घुसा हुआ है वो हमको निकालना पड़ेगा। और इसके साथ हमको 6 महीने का डिप्रिसिएशन अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2019 में हम बेचेंगे ना, ये 2019 है हमारा, तो ये तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि 30 जून को सारा बिका है, ठीक है। तो 30 जून को अगर बिका है तो हमको ये जो फर्स्ट 6 मंथ्स है जब तक आपने एसेट को यूज़ किया, इस 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। 1 जनवरी 2019 से लेके 30 जून 2019 तक का हमको डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन जो मशीन सेल हुई है उसका कैसे पता चलेगा? एक तो आपका ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन प्रोविजन है, इसमें इस मशीनरी के रिस्पेक्ट में, इस प्लांट के रिस्पेक्ट में कितना डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है वो फिगर हमको चाहिए। और ये जो 6 महीना जो है यहाँ पर, इस 6 महीने का फिगर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पूरा चीज़ जो है ना हम डिटेल्स में करने वाले हैं, पूरा चीज़ हम डिटेल्स में करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वर्किंग नोट बनाई है, ये वर्किंग नोट आप ज़रा देख लो। यहाँ पर तो देखो अकाउंट्स के फॉर्मेट वगैरह जो है ये बने हुए हैं। अच्छा एक काम करो, अपना कॉपी पेन जो है सब कुछ लेके बैठो, कैलकुलेटर मेरे साथ साथ आप लोग भी करते चलो, ठीक है ना। तो देखो ये जो वर्किंग नोट है, ये पहला वर्किंग नोट हमारा बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन प्लांट सोल्ड इन 2019। तो जो भी प्लांट्स हमने 2019 में सेल किए हैं उस पर कितना डिप्रिसिएशन हमारा एक्चुअली लगा हुआ है। कॉस्ट तो हमको बताई हुई है क्वेश्चन में हमको देखो कॉस्ट बताई हुई है 1,70,000, 90,000 और 2,40,000, पर इनमें कितना कितना डिप्रिसिएशन जो है हमारा लगेगा या लगा हुआ है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने प्लांट सेल किया वो कौन सा है? देखो प्लांट जो हमारा 2008 में खरीदा हुआ था और 1,70,000 का उसका कॉस्ट था, ठीक है ना। 2008 का खरीदा हुआ प्लांट 1,70,000 उसका कॉस्ट था। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर आइटम क्या होगा? आशा करता हूँ कि आपने ये फॉर्मेट जो है वो बना लिया होगा। अच्छा एक बार आपको ये फॉर्मेट समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो पर्टिकुलर से, उसके बाद कॉस्ट है, तो जो भी मशीन यहाँ पर बिकेगी उसका कॉस्ट हम इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल 2018, जितना हमने उस एसेट को 2018 तक डेप्रिशिएट कर दिया है, ठीक है ना, जितना हमने उस प्लांट को 2018 तक डेप्रिशिएट कर दिया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की बैलेंस जो है उस एसेट के रिस्पेक्ट में टिल 31 दिसंबर 2018, उस फिगर को हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या है? डेप्रिसिएशन फॉर 1/1/2019 टू 30/6/2019। तो ये जो मैंने बोला कि 2019 के आप बीचों बीच बेच रहे हो, तो इतना जो 6 महीने का पीरियड है इसका डेप्रिसिएशन भी तो हमको कैलकुलेट करके लगाना पड़ेगा ना, एंट्री भी लेनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो ये फिगर भी हमको यहाँ लिखना है। अब जैसे हम ये फिगर यहाँ लिख लेंगे, हमारा ये वाला और ये वाला दोनों फिगर मिलके हमको इस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर, ओके। उसके बाद हम इस कॉस्ट से टोटल डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा डेट ऑफ सेल पे जो बुक वैल्यू होना चाहिए वो बुक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। और उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा एसेट बिका था? सबसे पहले हमारा 2008 में एक एसेट हमारा स्क्रैप हुआ था 1,70,000 का, उसको लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एसेट तो स्क्रैप हो गया, ये बिका थोड़ी है। तो आप मान लो ना कि आपने जीरो वैल्यू में इसको बेच दिया, आप ऐसा मान लो। स्क्रैप मतलब क्या? उसको डिस्कार्ड कर देना। सेल करना मतलब भी डिस्कार्ड कर देना। आप सेल करने से क्या होता है, कुछ पैसे आते हैं, स्क्रैप किया तो जीरो पैसा आया, तो हम सेलिंग प्राइस में यहाँ पर जीरो ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्लांट ऑफ 2008 स्क्रैप्ड इन 2019, ठीक है, ये लिख दिया। कॉस्ट कितना इसका? 1,70,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन इस पे कितना प्रोवाइड हो चुका है? इस पे फुल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है 1,70,000 का। ये कैसे पता चला? देखो 2008 वाला जो लॉट है हमारा यहाँ पर वो 3 लाख का है और उस पर 3 लाख की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो इस 3 लाख में जो 1,70,000 घुसा हुआ है उस पर भी तो पूरा डेप्रिसिएशन लग गया होगा ना, उस पर भी तो पूरा डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो इस 1,70,000 वाले प्लांट की टोटल डेप्रिसिएशन हो चुकी है, मतलब फुल अमाउंट जो है इसका एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है। तो और कुछ डेप्रिशिएट हम नहीं कर सकेंगे। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है 1/1/19 से 30/6/19, इसमें इसका कितना डेप्रिसिएशन होगा? जीरो होगा भाई, क्योंकि ये एसेट तो फुल्ली डेप्रिशिएट 2018 के एंड तक हो ही चुका, ठीक है। तो इसको जीरो कर देंगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना होगा? ऑब्वियसली 1,70,000। एसेट का टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएट हो चुका है, तो बुक वैल्यू कितना आएगा हमारा? जीरो, क्योंकि एसेट जो है वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है। सेलिंग प्राइस कितना है? जीरो, क्योंकि हमने इसको फेंक दिया है, स्क्रैप कर दिया, किसी को कुछ पैसा मिला नहीं इसको कुछ बेच के,
ठीक है ना। तो प्रॉफिट या लॉस भी जीरो होगा। एक जीरो वैल्यू के एसेट को आपने जीरो वैल्यू में फेंक दिया तो प्रॉफिट या लॉस की तो कोई संभावना होती नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले एसेट में। अगला हमारा क्या है, देखो, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं अभी बैठा लेता हूँ। एक तो मेरा यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, प्लांट ऑफ 2009 सोल्ड इन 2019। एक तो मेरा कॉस्ट हमको पता है 90,000 और एक सेलिंग प्राइस हमको पता है कितना है 5,000। तो ये दो पॉइंट्स तो हमने बैठा लिए, ठीक है। अब इस 90,000 में 2018 के एंड तक हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने के दो तरीके हैं, एक है नॉर्मल तरीका और एक है शॉर्टकट तरीका। अब देखो नॉर्मल तरीका सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये जो प्लांट है 90,000 का, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है ना, बिल्कुल अटेंशन देना। ये जो प्लांट है 90,000 का हमने कब खरीदा था, 2009 में, ठीक है। तो 2009 से लेके 2019 तक का आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब 2009 में जो हमने खरीदा था, हम क्या अज्यूम करते हैं किसी भी साल जब हम कुछ खरीदते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि 2009 में जो हमने खरीदा होगा उसको, तो हमने क्या अज्यूम करेंगे, कंपनी की पॉलिसी क्या है कि जिस भी साल में खरीदा है मानेंगे कि उस साल के 30 जून को खरीदा हुआ है, ठीक है। तो 30/6/2019 को हम इसका परचेज डेट मानेंगे और बेच किस साल रहे हैं, 2019 में। तो डेट ऑफ सेल क्या होगी, वो भी 30 जून 2019 होगी। तो बीच में कितने सालों का गैप है, 10 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन हमको कितने साल का लगाना चाहिए उस पर, 10 ईयर्स का, ठीक है, 10 ईयर्स का लगाना चाहिए। तो 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन जो होगा वो कितना होगा, वो होगा, देखो हमारा डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, हमको बोला है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है SLM। तो रुकना यहाँ पर, इस मशीन की कॉस्ट जो थी, जो हमने बेचा है वो थी 90,000, ठीक है ना। तो इसका 10% जो है वो कितना आएगा, इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। इसका 10% जो है वो आएगा हमारा 9,000। तो हर साल हमको 9,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 10 साल में हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 90,000 हो जाएगा, ठीक है ना। हर साल SLM पे लग रहा है, मतलब हर साल सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 90,000 लग जाएगा। अब ये 90,000 में हमारा 31 दिसंबर 18 तक का कितना है और 1 जनवरी 19 से लेके 30 जून 19 तक का कितना है, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो देखो एक साल का डेप्रिसिएशन होता है 9,000 रुपये, तो हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ्स का कितना होगा, 4500, ठीक है। 9,000 का हाफ कर दिया सीधा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 महीने का टाइम है हमारा, इसमें डेप्रिसिएशन हुआ होगा 4500 और टोटल डेप्रिसिएशन इस मशीन पे लगा है 90,000। 10 साल में एक्चुअली इसकी कॉस्ट थी 90,000, तो पूरा 10 साल में अप टू 30/6 ये पूरा डेप्रिशिएट हो गया। ओके, तो 31/12/18 तक हमारा कितना लगा होगा, 31/12/18 तक हमारा लगा होगा 85,500। तभी तो जाके इन दोनों का टोटल करोगे तो 90,000 आ जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई। ये तो हो गया लॉन्ग कट। अब आपको शॉर्टकट से कैसे निकालना है, देखो कभी कभी ना दिमाग अप्लाई करके थोड़ा सा शॉर्टकट भी अप्लाई करना पड़ता है। देखो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट तरीका। यहाँ पर आप देखो ये जो एसेट है, ठीक है, ये 2009 के ब्लॉक का है, ठीक है, 2009 के ब्लॉक का। 2009 के ब्लॉक में हमने टोटल 10 लाख के एसेट्स खरीदे थे। 2009 में हमने टोटल 10 लाख के एसेट्स खरीदे थे। उस पर 9,50,000 रुपये डिप्रिसिएशन लग चुका, उस पर 9,50,000 डिप्रिसिएशन लग चुका। कब तक, 2018 के एंड तक। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 9,50,000 मतलब इस पे हमारा 95% डिप्रिसिएशन लग चुका 2018 के एंड तक। 10 लाख का अगर आप 95% निकालोगे तो 9,50,000 आ जाएगा। देख के ही पता चल रहा है आंखों से, है ना। 10 लाख का 9,50,000 लग चुका मतलब 95% डिप्रिसिएशन लग चुका है। तो अगर टोटल 2009 में आपने जो भी एसेट्स खरीदे थे उस पर 95% डिप्रिसिएशन लग चुका है, तो इसी 10 लाख में एक 90,000 का एसेट था, उस पर कितना परसेंट लगा होगा, ऑब्वियसली 95% लगा होगा। तो 90,000 का, ये मैं 5,000 को थोड़ा मिटा देता हूं, 90,000 का कितना डिप्रिसिएशन इस 9,50,000 के फिगर में छुपा हुआ है, बोलो। 90,000 का 95% जो कि आता है 85,500 रुपये। और यही मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया, देखो 85,500, ठीक है ना, 85,500। तो यही चीज़ बतानी थी, ये शॉर्टकट तरीका, इससे आप आराम से पता कर सकते हो कि आपने कितना डिप्रिसिएशन लगाया। ओके, तो चलो अब अपना जो वर्किंग नोट है उसमें एक बार वापस आते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टिल 2018 हमारा कितना होगा, 85,500। और 1/1/19 से 30/6/19 तक का डिप्रिसिएशन हमने कितना लगा दिया है, 4,500।
तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना लग गया इन दोनों को मिला के? ऑब्वियसली सर 90,000, ठीक है ना। तो 90,000 का टोटल डेप्रिसिएशन देखो लग चुका। एसेट का कॉस्ट कितना है? 90,000, मतलब फुल डेप्रिशिएट कर दिया आपने डेट ऑफ सेल तक। तो बुक वैल्यू कितनी आएगी सर? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि 90,000 के कॉस्ट के एसेट को हमने टोटल डेट ऑफ सेल तक 90,000 डेप्रिशिएट कर दिया, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन तो 0 हो गई। ओके, सेलिंग प्राइस हमने पहले ही लिख रखा है 5,000। तो एक 0 वैल्यू के एसेट को आपने 5,000 में बेच दिया है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? ऑब्वियसली 5,000 रुपये। 0 कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस 5,000 है, तो प्रॉफिट 5,000 होगी, ठीक है ना। अब ये तो हो गया 2009 वाला। अब आगे बढ़ते हैं। 2010 वाला जो एसेट है इसको देखो। अब इसमें हम शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। देखो 2010 वाला जो एसेट है, 7 लाख का टोटल हमने 2010 में मशीन खरीदा था, या प्लांट बोल लो, प्लांट खरीदा था, ठीक है। उसमें से एक आइटम है 2,40,000 का, वो बिक रहा है। तो टोटल 7 लाख के एसेट में आप 5,95,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। टोटल 7 लाख के एसेट में आप 5,95,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हो टिल 2018। तो आपने कितना परसेंट लगाया, ये कैसे निकलेगा? आप सीधे 5,95,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख करो, यह आ जाएगा 85%, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने इस एसेट पे 85% डेप्रिसिएशन लगा लिया है। तो ये जो 2,40,000 का कंपोनेंट इसी 7 लाख के अंदर है, इस पे भी 85% डेप्रिसिएशन लग गया होगा अप टू द एंड ऑफ 2018, ठीक है ना। तो 2,40,000 पे 85% कितना होता है? हमारा होता है 2,04,000। तो इस पे हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा रखा है? 2,04,000। और ये 2,04,000 ना इस 595 के फिगर में इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका भी लिख लेते हैं हमारा वर्किंग में। ओके, तो आ जाओ एक बार वर्किंग में। वर्किंग हमारा कहाँ गया? ये रहा। अब थर्ड प्लांट ऑफ 2010 सोल्ड इन 2019, कॉस्ट इसकी कितनी है? 2,40,000, ठीक है। और इस पे डेप्रिसिएशन हम कितना लगा चुके हैं? 2,04,000। ओके, अब देखो ये जो 6 महीने हैं आपका, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? ये जो 6 महीने हैं, बेचा किस दिन है? 30/6 को। तो 1 जनवरी से 30/6/2019 तक का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अब देखो सीधी सी बात, 2,40,000 कॉस्ट है, ठीक है। इस पे हमको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है पर एनम, क्योंकि SLM मेथड से चल रहे हैं। और 6 महीने का 6/12, तो ये हो गया 24,000 का हाफ, यानी कि 12,000 रुपये, ठीक है। तो 12,000 का डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने वर्किंग में। ये जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा ये होगा 12,000। ओके, अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,04,000 प्लस 12,000 यानी कि 2,16,000। ओके, डेट ऑफ सेल तक टोटल डेप्रिसिएशन 2,16,000 हो गया। अब 2,40,000 से आप 2,16,000 को माइनस कर दोगे 2,40,000 से, तो इसका बुक वैल्यू आ जाएगा जो कि होता है हमारा 24,000, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना है? हमने 15,000 में इसको बेचा है। देखो क्वेश्चन में देखो 2,40,000 वाला एसेट हमने कितने में बेचा? 15,000 में, ठीक है। तो यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, 24,000 बुक वैल्यू थी हमारी डेट ऑफ सेल को, पर मिले सिर्फ 15,000। तो बुक वैल्यू से कितना कम मिला आपको सेल में? बुक वैल्यू से कितना कम मिला? 9,000 कम मिला। 9,000 कम मिला तो लॉस कितनी होगी हमारी? 9,000, ठीक है ना। तो अगर आप तीनों जो मशीन आपकी स्क्रैप हुई 2019 में, एक ही डेट को हुई 30 जून को, तो तीनों का अगर आप नेट लॉस निकालो, सबका प्रॉफिट लॉस कट कुटा के हमारा नेट लॉस 4,000 आएगा, क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट है, 9,000 का लॉस है, तो नेट में हमारा 4,000 लॉस आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। ये कैलकुलेशन काफ़ी क्या कहते हैं, ये वर्किंग नोट काफ़ी प्लान करके मैंने बनाया है कि कैसे आपको दिखाया जाए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैट में जो वर्किंग नोट दिया हुआ है ना, वो सही मानो तो अच्छे से नहीं बताया हुआ है। वहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ करके दिखा दिया। ओके, ऐसे मैंने बना के आपको दिखा दिया। अब चलो, अब जो है थोड़ा सा अकाउंट्स जो हमने बना के रखा है उसमें पोस्टिंग जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम 1 जनवरी 2019 को। तो ये जो हमारा यहाँ पर मशीनरी का पूरा लेखा जोखा दिया हुआ है ना, ये जो फिगर आपको यहाँ पर दी हुई है ये इसका ओपनिंग बैलेंस है 1/1/19 का, ठीक है। और ये डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 1/1/19 का। तो 30 लाख का ओपनिंग बैलेंस है हमारा मशीनरी अकाउंट का। चलो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ डेट क्या होगा? 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि मशीनरी अकाउंट है, देखो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, मशीन एसेट हमेशा डेबिट में बैलेंस आता है। तो इसका कितना लिखेंगे? 30 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब डेप्रीसिएशन प्रोविजन जो अकाउंट है हमारा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस बैठाना होगा, ये भी 1/1/19 का ही बैलेंस है।
तो ये जो 21,35,000 है इसको भी लिखना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा बेटे बोलो, डेबिट की क्रेडिट? ऑब्वियसली सर प्रोविजन है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1/1/2019 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन और 21,35,000 ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ओके, दोनों ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब इस साल में हमारा साल के बीच में क्या हो रहा है, एक मशीन परचेज हो रहा है। देखो ये जो 4 पॉइंट्स है इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक मशीन परचेज हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 15 लाख का। तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा या टू बैंक होगा। तो 15 लाख तो कैश में देंगे नहीं, बैंक से ही देंगे, तो टू बैंक करेंगे। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में एक बार आ जाते हैं, यहाँ मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर 30/6 को हमने एक न्यू मशीनरी परचेज किया है, टू बैंक अकाउंट, देखो मशीनरी परचेज मैंने लिख के रखा है, और यहाँ पर 15 लाख रुपए हम ले लेंगे। तो नया मशीनरी जो परचेज किया इसका एंट्री हमने कर लिया, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि इसकी एंट्री हमने कर ली। ठीक है, अब इसके बाद प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। देखो इन तीनों आइटम्स की डिटेल्ड कैलकुलेशन तो हमने कर लिया वर्किंग नोट में, पर इसको दिखाना कैसे है। अब कोई भी एसेट जब बिकता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा, तो उसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और उसका जो भी कॉस्ट है, देखो उसका कॉस्ट कहाँ होगा, ये जो 1,70,000 इस मशीन का कॉस्ट है जो हमारा स्क्रैप हो गया, ये कॉस्ट आपको कहाँ मिलेगा, मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो कॉस्ट जो है वो कहाँ है, मशीनरी अकाउंट में, और इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कहाँ है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। तो दोनों अकाउंट से ये जो एसेट स्क्रैप हुआ आपका, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों अकाउंट से इनके बैलेंसेस को निकालना है, इसका जो भी कॉस्ट है और जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है उसको निकालना है, और निकाल के डालना कहाँ पर है, इसको डालना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तो चलो करते हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मशीन अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर जो इसका जो 30 लाख का ओपनिंग बैलेंस है ना, इसमें वो 1,70,000 घुसा हुआ है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। 1,70,000 2008 में आपने जो एसेट खरीदा था उसका पार्ट है, 2008 में आपने 3 लाख का एसेट खरीदा था, इसमें 1,70,000 घुसा हुआ है इस 3 लाख में। ठीक है, और ये 3 लाख किसका पार्ट है, इस ओपनिंग बैलेंस, ये जो 30 लाख का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसी का तो ब्रेकअप है ये। तो ये जो 3 लाख है हमारा, इसमें 1,70,000 घुसा हुआ है, मतलब इस 30 लाख में 1,70,000 घुसा हुआ है। अब आप जब ये एसेट को स्क्रैप कर रहे हो, अब आप जब इस एसेट को स्क्रैप कर रहे हो तो आपको इसको उसके कॉस्ट से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब एसेट जब बिजनेस में रहेगा नहीं तो मशीन अकाउंट में उसका कॉस्ट आप थोड़ी रख दोगे, तो इस 30 लाख से निकालना पड़ेगा। तो मशीन का देखो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो मशीन में जब कोई एडिशंस होती हैं, जैसे कि देखो हमने यहाँ पर जो परचेज किया तो हमने डेबिट साइड में लिखा, लेकिन यहाँ से तो अब मशीन आप निकाल रहे हो, कॉस्ट निकाल रहे हो, तो इसको किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। तो 30/6/2019 का डेट हमने लिख दिया, इसी दिन को हमने स्क्रैप किया है। यहाँ पर बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में पहला आइटम क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ 2008 स्क्रैप्ड जो है उसको हमने ट्रांसफर किया, कहाँ, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो कितना कॉस्ट है, 1,70,000। ठीक है, तो आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, वहां से आप डेबिट बैलेंस कहाँ लेके आ गए, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो इसके डेबिट साइड में आ जाएगा 30/6/2019, यहाँ लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से लेके आए हो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ 2008 स्क्रैप ट्रांसफर्ड 1,70,000। अब कॉस्ट तो हम लेके आ गए, अब क्या करना है हमको, इसका डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी लेके आना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है। देखो इसका कॉस्ट इस 30 लाख में घुसा हुआ था, ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में, और इसका डेप्रिसिएशन जो है वो कहाँ घुसा हुआ है, इस 21,35,000 में। तो इसको भी इस अकाउंट से, इस बैलेंस से निकाल करके, क्योंकि एसेट जैसे हम बेच दे रहे हैं या स्क्रैप कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट भी हमको रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी हमको रखने की जरूरत नहीं है, वो सारा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ऑफ 2008 स्क्रैप्ड जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया 1,70,000, 1,70,000 यहाँ लेके आ जाएंगे 30/6 को, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ऑफ 2008 स्क्रैप जो है वो ट्रांसफर हमने कर दिया 1,70,000। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर बाकी दो मशीन्स जो हमारी सेल हुई है ना, बाकी जो मशीन्स जो हमारी सेल हुई हैं, एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये वर्किंग नोट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर
ये 1,70,000 जो प्रोविजन था और 1,70,000 जो कॉस्ट था, ये तो हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये जो 2019 में 6 महीने का डिप्रिसिएशन वाला जो ये कॉलम है, इसमें देखो ये 2008 वाले प्लांट के रिस्पेक्ट में जीरो है, क्योंकि ये तो 2018 तक ही ये प्लांट जो है वो फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका था। तो 2019 में हमको जीरो डिप्रिसिएशन लगाना पड़ा। तो इसलिए इस प्लांट के केस में हमको एक भी रुपया 2019 में डिप्रिसिएशन नहीं लगा, तो वहां तक का हमको कोई डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करना नहीं पड़ा। बस ये चीज़ दिखाना था। अब आ जाते हैं हमारा 2009 वाले प्लांट में, ठीक है ना। ये जो 2009 का प्लांट था और 90,000 उसकी कॉस्ट थी और 5,000 में बिका था। तो इसका डिटेल कैलकुलेशन यहाँ से देख लेते हैं। देखो 2009 का था, उसकी कॉस्ट थी 90,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टिल 2018 था 85,500, और इस साल में 2019 में 6 महीने का डिप्रिसिएशन था 4,500, ठीक है। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ गया? 90,000। तो हमको टोटल डिप्रिसिएशन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेजनी पड़ेगी, हमको टोटल डिप्रिसिएशन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेजनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमको इस 4500 का जो डिप्रिसिएशन हम लगाए हैं इस साल में, उसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हमको क्या करना है, 30 जून को बाय डिप्रिसिएशन लगानी है। किस पे डिप्रिसिएशन लगानी है? डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऑफ 2009 सोल्ड अप टू 30/6/19, 30/6/19 तक का डिप्रिसिएशन उसका जो 4,500 है वो लगाना है, ठीक है। 4,500 ये डिप्रिसिएशन हमने लगा दिया। अब 4,500 डिप्रिसिएशन लगाने के बाद इस प्लांट का टोटल डिप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया? इस प्लांट का टोटल डिप्रिसिएशन हमारा हो गया 85,500 और 4,500 यानी कि 90,000। तो डिस्पोजल अकाउंट में टोटल डिप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? हमको 90,000 ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां देखो 85,500 तो ये 21,35,000 के ओपनिंग बैलेंस में ही घुसा हुआ था, और 4,500 का हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग ले लिया। तो क्रेडिट साइड में टोटल उस मशीन के रिस्पेक्ट में 90,000 का रिफ्लेक्शन आ गया। अब इस 90,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे? तो देखो टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ऑफ 2009 जो हमने सेल किया है उसको ट्रांसफर करेंगे हम 90,000। समझ में आ गई ना बात? टोटल अप टू डेट ऑफ सेल जितना डिप्रिसिएशन है 90,000 वाले प्लांट के ऊपर, उसको हमको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले एक बार कॉस्ट ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट है 90,000 वाले मशीन का 90,000, ये वाला ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हमने 2008 वाला का जो ट्रांसफ़र किया था उसके नीचे ये 90,000 यहाँ पर लिख देते हैं। तो उसका भी कॉस्ट हमारा डिस्पोजल अकाउंट में आ गया, ओके। और इसका पूरा डेप्रिसिएशन जो है ये 90,000, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। तो ये हमारा 90,000 का डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल अकाउंट में आ गया। तो आप देखो जो 2 मशीन्स हमने स्क्रैप किए और सेल किए उनका कॉस्ट हमने ओरिजिनल कॉस्ट वाले अकाउंट से निकाल दिया, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल जो भी था उसको निकाल दिया, और कहाँ लेके आ गए? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। अब ये वाला जो मशीन है हमारा ना, वो 5,000 का बिका है। ध्यान देना, वो 5,000 का बिका है, तो उसकी एंट्री लेनी पड़ेगी। 5,000 रुपया जो कैश रिसीव हुआ है ना, उसकी हमको एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एक और एसेट हमारा बिकेगा। तो ये 30/6/2019 को बाय बैंक अकाउंट सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ऑफ 2009 कितना? 5,000। तो ये अभी लिख के रख लेते हैं क्योंकि 5,000 रुपये हमको कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा क्वेश्चन में 2010 वाला एक प्लांट था 2,40,000 का, वो 15,000 का बिका, ठीक है। तो इसको भी रिकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में आ जाओ। देखो 2010 वाला जो प्लांट था उसका कॉस्ट कितना था? 2,40,000। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से कॉस्ट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इससे हम क्या करेंगे, यहीं पर एक लाइन लिख के कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ 2010 2,40,000, इसको प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट यहाँ है, कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ 2010 ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। तो ये 2,40,000 हमने यहाँ ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है उसको भी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पहले 6 महीने का डिप्रिसिएशन यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना है? देखो वर्किंग नोट में देखो 2018 तक हमने 2,04,000 इस पर डिप्रिसिएशन लगा चुका था, ठीक है ना। और 12,000 इस साल का डिप्रिसिएशन है, 12,000। तो 12,000 की डिप्रिसिएशन की एंट्री तो लेनी पड़ेगी ना, अभी तक हमने ली नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऑफ 2010 सोल्ड अप टू 30/6/2019, तो 30/6/2019 तक का डेप्रिसिएशन क्या होगा 12,000। अब देखो ये जो ओपनिंग बैलेंस है 21,35,000, इसमें इस 2,40,000 वाले प्लांट का 2,04,000 रुपया डिप्रिसिएशन घुसा हुआ है। कितना घुसा हुआ है 2,04,000। वर्किंग नोट में दिखाता हूं, देखो 2,04,000 रुपया इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टिल 2018 2,04,000 था, और 2019 में 6 महीने का 12,000, तो टोटल 2,16,000 का डिप्रिसिएशन होता है। अब इस 2,16,000 को हमको ट्रांसफर करना है कहाँ, डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ऑफ 2010 सोल्ड ट्रांसफर्ड, कितना 2,16,000। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, डिस्पोजल अकाउंट में। तो आ जाओ डिस्पोजल अकाउंट में, यहाँ नीचे लिख देते हैं ये 2,16,000 जो है हम ट्रांसफर करके ले आए। अब इसको बेच के हमको कितना पैसा मिला, देखो ये बिका था 15,000 में। वर्किंग नोट देखो, ये देखो 15,000 में बिका था, ठीक है। तो 15,000 में जो बिका था हमारा, उसका सेल प्रोसीड्स यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ऑफ 2010, सब कुछ एक ही डेट में हो रहा है 30/6/2019, इसलिए मैं बाय बैंक बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक ही बार बाय बैंक लिख के नीचे डिटेल्स देके अमाउंट अलग अलग लिख दे रहा हूँ। आप इन अमाउंट्स को एक अंदर के एक इंटरनल कॉलम में लिख के फिर आउटर कॉलम में फाइनल फिगर भी ले जा सकते थे, लेकिन मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर आपको एक ही कॉलम दिखाया। ओके, अब ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो हमको रिकॉर्ड करनी है डिस्पोजल अकाउंट में, वो क्या है बोलो, वो है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो ये जो 2 प्लांट्स हमने बेचे हैं, एक्चुअली 3 है यहाँ पर। तो 2008 वाला जो था उसका कॉस्ट था 1,70,000, डेप्रीशिएशन भी था 1,70,000, बेच के कुछ पैसे तो हमको मिले नहीं, तो जीरो वैल्यू का एसेट जीरो वैल्यू में चला गया, तो ना प्रॉफिट हुई ना लॉस हुआ। दूसरा वाला था 90,000 का, उस पर डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेटेड भी 90,000 था, यानी कि उसका नेट बुक वैल्यू जो था डेप्रीशिएशन माइनस करके वो जीरो हो गया था, लेकिन उसमें हमको 5,000 रुपये कैश मिल गए, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 5,000। और तीसरा 2,40,000 कॉस्ट थी, 2,16,000 हमारा डेप्रीशिएशन उस पर लग चुका था, तो इसका मतलब 24,000 उसका बुक वैल्यू था उस दिन डेट ऑफ सेल को। 2,40,000 माइनस 2,16,000 24,000 था, पर बेच के कितना मिला 15,000, तो 9,000 का लॉस हो गया। तो 5,000 का प्रॉफिट और 9,000 का लॉस, नेट में हमारा लॉस कितना आएगा 4,000 का। तो उसको आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी डेट को आप लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एक ही बार में आप नेट ऑफ करके 4,000 लिख दो। अब आप इस दोनों साइड का टोटल करोगे ना, तो टोटल आपका सेम आएगा, इस साइड का भी टोटल वही आएगा, उस साइड का भी टोटल यही आएगा। तो यहाँ पर टोटल आएगा आपका 5 लाख इधर और इधर भी 5 लाख, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज मोर और लेस जो है कर दी हैं, ठीक है ना। ईयर के मिड में जो भी चीज़ें हमारी हुई, जो भी एसेट हमने परचेज किया, देखो एक चीज़ हमने परचेज की, उसकी एंट्री यहाँ पर हमने कर दी। 3 एसेट्स को हमने बेचा या स्क्रैप किया, एक को स्क्रैप किया, 2 को बेचा, तो तीनों का देखो कॉस्ट हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से निकाल लिया और डिस्पोजल अकाउंट में ले गए। फिर उन्हीं तीनों का डेप्रिसिएशन भी हमने निकाला, लेकिन उससे पहले हमने पार्ट ऑफ द ईयर का जो डेप्रिसिएशन था 2 एसेट्स का, उसको लगा दिया, ठीक है। तो 2 एसेट्स का डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन जो उन एसेट से रिलेट करता था उसको यहाँ से निकाल करके हम डिस्पोजल अकाउंट में ले आए। अब डिस्पोजल अकाउंट में एक साइड में इसके कॉस्ट्स आ गए, एक साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस आ गए, तो नेट बुक वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई, और आपको जितना पैसा मिला इसको बेच के वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑन सेल जो है आपका आ गया है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब बस सिर्फ एक काम बचा है। आप सोचोगे कि सर प्रॉब्लम खत्म, मस्त बिंदास एकदम, क्वेश्चन खत्म। नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी एक चीज़ है। मैं बोल बोल के मेरा मुंह दुख गया है, पर फिर भी क्वेश्चन लंबा है इसलिए कराना पड़ रहा है। एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो क्या है सर, क्या बाकी है? इतना कुछ हमने कर लिया, एक चीज़ बाकी है, देखो बताता हूँ क्या बाकी है। देखो ये क्वेश्चन है, हमको 2019 का पूरा जीएल बनाने के लिए बोला है, 2019 का। अब 2019 के बीच में कुछ परचेज सेल हुआ 30/6 को, ठीक ना, वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया, परचेज भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स भी जो हुआ और स्क्रैप जो हुआ सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया, उस पर प्रॉफिट लॉस जो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये परचेज सेल होने के बाद भी तो हमारे पास कुछ एसेट्स बचे हुए हैं ना, कि पूरा बेच दिया? नहीं, पूरा नहीं बेचा है सर, कुछ तो है। तो जो हमारे बचे हुए एसेट्स हैं उन पे इस रिमेनिंग 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन नहीं लगाओगे क्या? 31/12/2019 का जो हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा इस डेट को, क्लोजिंग डेट को, वो नहीं लगाओगे क्या? हाँ सर ज़रूर लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं। ये तो सर बहुत इजी होगा, जितना भी एसेट बचा हुआ है ना उस पर 10% SLM, हमको तो पता है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट।
हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ऐसा लगा देते हैं, चलो बिंदास एकदम। ठीक है, चलो तो हम आ जाते हैं अपने वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में थोड़ा सा आ जाते हैं और एक नया वर्किंग नोट बनाओ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। ये फॉर्मेट फट से वीडियो को पॉज करो और अपने कॉपी में ऐसा फॉर्मेट जो है वो बना लो। ठीक है, इसमें क्या क्या है देख लो कॉलम्स। एक तो है प्लांट एज पर ईयर ऑफ परचेज, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है ये वाला, ये जैसे ब्रेकअप दिया हुआ है ना, हम वैसे ही करके लिखेंगे क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स में हमको अलग अलग डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। अब आप बोल रहे हो कि सर क्यों, ऐसा क्यों ज़रूरी है? आपने 30 लाख के एसेट्स में से जितने का कॉस्ट बेचा उसको माइनस कर दो और जितना परचेज किया उसको ऐड कर दो और डेप्रिसिएशन लगा दो। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं बेटे, इतना ईजी नहीं है सोल्यूशन। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो आपको समझाना है और अच्छे से दिखाना है, इसलिए ये प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फट से वीडियो को पॉज करो और ऐसा जो है वर्किंग नोट जो भी मैंने हेडिंग्स लिख रखा है ऐसा बना लो अपने बुक्स में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपने बना लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहला ब्लॉक जो हमारा प्लांट का है वो कौन सा है? 2002 का। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्लांट 2002 वाला। इसकी कॉस्ट कितनी है हमारी? 2 लाख कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 2 लाख। ओके, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टिल 2018 तक हम कितना डिप्रिसिएशन इस पे लगा चुके हैं? 2 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख। अब बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/2019 की बुक वैल्यू क्या होगी? 1/1/2019 की तो सर बुक वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि 2 लाख का एसेट जो है वो फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है अप टू 2018। तो 1/1/2019 का जो ओपनिंग बैलेंस का जो नेट बुक वैल्यू होगा यानी कि कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन वो तो 0 ही होगा। अच्छा, तो अब बताओ 2019 का डिप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 2 लाख पे 10% लगा देते हैं SLM। 2 लाख है हमारा, 10% लगा देते हैं SLM के बेसिस पे, 20,000 डिप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि 20,000 डिप्रिसिएशन लगेगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। देखो, क्योंकि एसेट जो है ना वो फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है, इसकी तो कुछ बुक वैल्यू बची ही नहीं है। तो डिप्रिसिएशन क्या लगाओगे? खाक लगाओगे? 0 डिप्रिसिएशन होगा, यहाँ पर 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा। बुक वैल्यू जब बचा ही नहीं है, टोटल आपने डिप्रिशिएट कर ही दिया है, तो यहाँ पर 0 होगा। लेकिन अगर आप कहते कि पूरा 30 लाख पे 15 लाख का हमारा परचेज हुआ उसको ऐड कर देते हैं और ये तीनों आइटम्स जो हमारे सेल होगा इन तीनों को माइनस कर देते हैं, तो जितना कॉस्ट आएगा उस पर 10% लगा देंगे, तब तो इस 2 लाख पे भी डिप्रिसिएशन लग जाता 10%। पर आपने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया होता उस केस में कि इस पे तो ऑलरेडी हमारा 2018 तक फुल कॉस्ट डिप्रिशिएट हो चुका है, तो हम कैसे लगा सकते हैं 2019 में? इसका नेगेटिव में थोड़ी ना एसेट की वैल्यू लेके जाना है। चलो, ये तो हो गया। अब 2008 वाला ब्लॉक देख लो। 3 लाख इसकी कॉस्ट है और 3 लाख एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। तो 3 लाख जो कॉस्ट है ना, 3 लाख जो कॉस्ट है ना, उसमें 1,70,000 का तो बिक चुका। तो 3 लाख से 1,70,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड में हमारा 3 लाख नहीं पड़ा हुआ है। 1,70,000 का 2019 के बीच में बिक गया, तो कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख से 1,70,000 चला जाए तो होगा 1,20,000, है ना? 1,20,000 ही होगा ना? हाँ शायद। तो 1,20,000 पड़ा हुआ है, जिसपे हमारा टोटल डिप्रिशिएट हो चुका है, क्योंकि 3 लाख का एसेट अगर 3 लाख डिप्रिशिएट हो चुका है तो 1,20,000 वाला भी पूरा डिप्रिशिएट हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2008 वाला जो है, अच्छा यहाँ पर हमने 3 लाख ही लिख रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्योंकि कोई डिप्रिसिएशन लगने नहीं वाला, तो आपको इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 1,20,000 भी होता तो भी डिप्रिसिएशन फॉर 2019 जो है वो 0 ही आता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर है 2009। 2009 में हमारा 10 लाख का ब्लॉक था। 10 लाख के ब्लॉक में से हमारा 90,000 का बिक गया, तो कितना बचा? 9,10,000। ठीक है, अब 90,000 का जो बिका उस पर 85,500 डिप्रिसिएशन लग चुका था। तो 9,10,000 पे एक्चुअली देखो, 10 लाख का जो हमारा प्लांट है उसमें 2018 के एंड तक मैंने क्या बोला, 95% डिप्रिशिएट हो चुका है। तो 9,10,000 पे भी 95% ही डिप्रिशिएट हुआ होगा, तो वो फिगर कितना आएगा? 9,10,000 इंटू 95%, ये आएगा 8,64,500। अगर आप 9,50,000 से 85,500 माइनस कर दोगे तो भी वही फिगर आएगा, 8,64,500। तो आते हैं अपने वर्किंग नोट में। यहाँ 2009 का 9,10,000 अमाउंट होगा। कैसे? 10 लाख से हमने 90,000 वाला एसेट माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना होगा? 8,64,500। इसका 95%, इसका 95%, क्योंकि 2018 तक हमारा इस ब्लॉक पे 95% डिप्रिसिएशन लग चुका था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है ना, तो बुक वैल्यू कितनी होगी? इससे इसको माइनस कर दो, बुक वैल्यू आ जाएगा हमारा 45,500। अब इस पर डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? देखो,
ये तो हमारा फुल्ली डिप्रिशिएट नहीं हुआ, तो हमारा 9,10,000 पे 10% लगा देते हैं 91,000। क्या मैं यहाँ पर 91,000 लिख दूँ? क्या मैं यहाँ पर 91,000 लिख दूँ? नहीं लिख सकते 91,000। क्यों? क्योंकि देखो बुक वैल्यू 1/1/2019 को कितनी बची हुई है? 45,500। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखो हिसाब से हमारा 9,10,000 का जो एसेट है, ये तो फुल ईयर हमारे पास था 2019 में, इसको तो हमने बेचा नहीं है। 10 लाख में से 90,000 वाला पार्ट बेचा है। 9,10,000 वाला तो हमारे पास 2019 में फुल ईयर था। और हम डिप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? 10% SLM है, 10% पर एनम SLM, यानी कि कॉस्ट पे 10%। तो 9,10,000 पे आप 10% लगाओगे पूरे साल का तो 91,000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका एसेट का बुक वैल्यू साल के बिगिनिंग में तो 45,500 ही बचा हुआ है, तो आप मैक्स कितना डेप्रिसिएशन लगा सकते हो? 45,500। इससे ज़्यादा तो आप नहीं लगा सकते ना। कैसे लगाओगे भाई? बुक वैल्यू बची हुई है 45,500, तो 91,000 कैसे डेप्रिसिएशन लगा दोगे? आप मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएशन लगा सकते हो? 45,500 रुपये। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखो डेप्रिसिएशन भी हमारा जो है 45,500 ही लगेगा, हम 91,000 यहाँ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, यही चीज़ यहीं पर ट्रिक है। ठीक है, यही ट्रिक है जो आप लोगों को क्वेश्चन में समझ में शायद नहीं आएगा और आप लोग यहाँ पर गलती कर बैठोगे। ओके, अब चलो अगले साल का देखते हैं कौन सा ब्लॉक है हमारा। अगला ब्लॉक है 2010 वाला। इसकी कॉस्ट कितनी है? 7 लाख, लेकिन इसमें से 2,40,000 का एसेट बिक चुका, तो 7 लाख में से 2,40,000 एक बार माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा 4,60,000। तो हमारे पास पड़ा हुआ कितना है साल के एंड में? 4,60,000। ठीक है, और इस पे 85% डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 85% कितना आता है इसका? 3,91,000। तो यहीं पर एक बार यहाँ ही लिख देता हूँ, 3,91,000 इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो इसी वैल्यूज़ को हमको अपने वर्किंग नोट में लिखना है। ठीक है, तो ये जो 2010 वाला एसेट है 4,60,000 इसकी कॉस्ट हो गई और 3,91,000 इसका डेप्रिसिएशन हो गया अप टू 2018। अब बुक वैल्यू ऑन 1/1/2019 हमारा कितना आएगा? 4,60,000 से 391 जाएगा तो 69,000। ठीक है, अब देखो हमारा 4,60,000 पे 10% अगर आप लगाते हो तो एक साल का होता है 46,000। तो कॉस्ट पे 10% 46,000 और हमारा बुक वैल्यू 69,000 है, जो कि 46,000 से ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? फुल ईयर का डिप्रिसिएशन आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 46,000 डिप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि जितना हमको डिप्रिसिएशन लगाना है उससे ज़्यादा बुक वैल्यू हमारा बचा हुआ है, तो हम डिप्रिसिएशन लगा देंगे 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ो, 2010 के बाद 2017 वाला लॉट है। इसमें से कुछ भी बिका नहीं है, ध्यान रखना, इसमें से कुछ भी बिका नहीं है। तो 5 लाख कॉस्ट है और 75,000 की डिप्रिसिएशन 2018 के एंड तक लग चुकी। तो यही फिगर्स हमको लिखना है। 2017 वाला, इसका कॉस्ट 5 लाख है और 75,000 की डिप्रिसिएशन लग चुकी, तो 4,25,000 हमारा बुक वैल्यू आ गया। और 5 लाख पे हमको 10% यानी कि 50,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगाना है, जो कि आराम से लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। 4,25,000 कॉस्ट पड़ी हुई है, अभी भी बुक वैल्यू पड़ी हुई है, तो आराम से 50,000 डिप्रिशिएट कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ओके, इसके बाद 2018 वाला लॉट, इसमें 3 लाख कॉस्ट है और 15,000 सिर्फ डिप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2018 वाला, 3 लाख कॉस्ट है, 15,000 डिप्रिशिएट हुआ है, तो कितना बचा? 2,85,000 और 3 लाख पे 10% 30,000 डिप्रिसिएशन आराम से लगा लेंगे। देखो 2,85,000 बुक वैल्यू बचा हुआ है, तो 30,000 डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्या? आराम से लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे कि सर सारा ब्लॉक खत्म, कहानी खत्म। सर चलिए बहुत हो गया, अब इस सारे को टोटल लगा लेते हैं और डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिख देते हैं। नहीं बेटे, इतना जल्दी नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने 2019 में एक परचेज किया था प्लांट, ठीक है ना, 15 लाख का, तो उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगाओगे क्या? ये जो प्लांट आपने इस 30/6 के डेट को, इस डेट को जो आपने परचेज किया है, वो तो आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी कि 31 दिसंबर तक था ना, तो यहाँ पर 6 महीने का इसका डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो हमारा 15 लाख के ऊपर 10% लगाओगे, इंटू 6/12 करोगे, तो ये कितना आएगा? 75,000। तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा अपने वर्किंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 2019, यहाँ पर कॉस्ट कितना है? 15 लाख। डिप्रिसिएशन प्रोविजन अप टू 2018 कुछ थी क्या? नहीं सर, एसेट ही खरीदा है 2019 में, तो 2018 तो थोड़ी ना कुछ डिप्रिसिएशन लगा था, तो ये तो जीरो होगा। 2019 में कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 6 महीने का लगेगा, 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक का। ठीक है,
तो बुक वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 लाख ही आ गई। 15 लाख से यहाँ पर तो कुछ था नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा कितना, 6 महीने का, तो जो कि आ जाएगा 75,000। तो टोटल हमारा इन सबको ऐड करके आ जाएगा 2,46,500। अब बस हमको इसकी जर्नल एंट्री लेनी है, सॉरी लेजर में पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बताता हूँ आपको। डेप्रिसिएशन की एंट्री, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं तो हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे, कितना है 2,46,500 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट नहीं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,46,500, ठीक है। तो ये एंट्री चलो हम अपने सम में, क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम में। हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, इसका आखिरी दिन 31/12/2019 को, साल के आखिरी दिन में बाय डेप्रिसिएशन, देखो वर्किंग नोट 2 मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है 2,46,500। और ये तो हो गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सारा काम हो गया, अब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो पहले इस साइड का टोटल लिख लेते हैं। टोटल आ रहा है 23,98,000 और यहाँ पर फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन, इधर भी टोटल लिख लो एक बार। और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर 19,22,000 रुपये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था ना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2019 क्या होगा, तो वो होगा 19,22,000, ठीक है। ये हो गया। और हमारा मशीनरी अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा क्लोजिंग डेट जो है हमारी 31/12/2019 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। पहले यहाँ टोटल ले लो आप, 30 लाख का मशीन शुरू में था, 15 लाख का आपने और खरीदा, टोटल आ गया 45 लाख। उसमें से 1, 70, 90 और 2, 40 का मशीन्स जो है चला गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ लिख लेते हैं। तो 45 से ये तीनों माइनस हो जाएंगे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 40 लाख का। तो ये था हमारा सल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वर्किंग नोट्स जो भी मैंने बनाए ना, ये फॉर्मेट्स, ये मैंने कहीं से नहीं देखा, ये मैंने खुद बैठ के सोचा है कि किस तरह से वर्किंग नोट की फॉर्मेट बनाई जाए ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं बनाता तो शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी या थोड़ी सी दिक्कत जो है होती, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैट में जैसा सोल्यूशन दिया हुआ है ना, सच बोलूँ तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसको देख के मुझे ही पहले नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने खूब सोचा कि कैसे इसका सोल्यूशन बनाया जाए, तो मैंने ये फॉर्मेट निकाला। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक दे देना। आज इस लेक्चर के साथ मैं डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो से हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, छोटा सा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करके फिर कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा एंट्रीज रहता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर किसी को नहीं पता होगा, कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर ये वीडियोस देखेगा तो वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, उसको हम कर लेंगे। और ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी यश साहू ने, जो मेरे हर वीडियो में कमेंट करता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो उसके रिक्वेस्ट पे मैंने ये किया। वैसे अगर वो रिक्वेस्ट नहीं भी करता ना तो भी मैं ये प्रॉब्लम जो वो करवा ही देता, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब बहुत ही टेक्निकल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की है। खास करके ये जो लास्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वाला पार्ट था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था थोड़ा सा, जो स्टूडेंट्स जल्दी से कैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और एक बार इस टी शर्ट के बारे में भी बताना कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, ये नया टी शर्ट बनवाया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलो बाय बाय।